स्टूडेंट्स, आज जो हमें करना है दैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, दैट इज़ नोन एज कोलोरस लॉ। ठीक है, कोलोरस लॉ क्या होता है? पहली बात तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अप्लाई होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, ये अप्लाई होता है। तो अकॉर्डिंग टू कोलोरस लॉ क्या कहता है, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, किसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, AB टाइप का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आप क्या करते जा रहे हैं, जो है उसका डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, तो आपको पता है एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आप क्या है, जितना भी आप फर्दर डाइल्यूशन कर लें उसके बाद क्या है, कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है इंक्रीज़ नहीं होती है, उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो कोलोरस लॉ जो है वो यूज़ होता है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी की, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए। तो क्या कहता है ये लो, ये कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब डिसोसिएशन जो हो जाता है कंप्लीट हो जाता है, वो कहता है कि ईच आयन मेक्स ए डेफिनाइट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन। कहता है कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जा रहे हैं किसी भी सोल्यूशन का, आप क्या है पानी डालते जा रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब क्या है, जब आप जो डाइल्यूशन है कंप्लीट कर देंगे, मतलब इनफाइनाइट आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देंगे और जितने भी आयंस का जो डिसोसिएशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, तब एक आयन क्या है दूसरे आयन से क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। अब जब वो एक दूसरे से बिल्कुल फ्री हो जाएगा, मतलब एक दूसरे पे कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे, तो जब दोनों आयन एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे तब टोटल मोलर कंडक्टेंस में क्या करेंगे, अभी अपना इंडिविजुअल क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कोलोरस लॉ बोलते हैं। तो देखिए यही बोल रहा था कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगा तब हर एक आयन क्या करेगा, मोलर कंडक्टेंस की तरफ अपना एक खुद का एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयन। इस पे बात डिपेंड नहीं करेगी कि आपने अदर आयन, मान लो आपने NaCl लेकर चले थे, अब दो आयन है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, स्टार्टिंग में तो ये एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे, लेकिन जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दोगे इसकी सोल्यूशन को, तो सोडियम की स्पीड और क्लोरीन की स्पीड एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगी, तो ये क्या करेंगे, अब दोनों अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन मेड करेंगे किसी के अंदर। ठीक है भाई, तो इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, कोलोरस लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कोलोरस लॉ। अब ये कोलोरस लॉ कहाँ पर अप्लाई होता है, कोलोरस लॉ आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर हमें क्या है, लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पर हम सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूट जो है कर रहे हैं। ठीक है, और देखो एंड मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आती है उस पॉइंट पे जब हर एक आयन अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करता है, तो मोलर कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। और वो कैसे निकालते हैं हम, अब ये जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है, दिस इज नोन एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हमने क्या कर दिया है, सॉल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया, तो अब ये क्या है, हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इंडिविजुअल आयन की मोलर कंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगी। तो ये है हमारा कैटायन की अपना जो कंडक्टेंस के अंदर वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और ये अनायन जो क्या कर रहा है, अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। जैसे अगर मैं NaCl की बात करूं, तो एट लिमिटिंग वैल्यू जब रीच आउट हो जाएगी, आप सोल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दोगे, तो ये किसके इक्वल होगा, लैम्डा Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा NaCl नेगेटिव की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर CaCl2 आ जाए, CaCl2 कैसे ब्रेक होता है भाई, कैसे होगा ये, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होगी CaCl2 की भाई, लैम्डा, इसको बोलते हैं हम आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ अनायन। कैटायन है ये, अनायन है, ये है हमारी आयनिक कंडक्टेंस किसकी, कैटायन की, ये है हमारी आयनिक कंडक्टेंस किसकी, अनायन की। अच्छा याद रखना, जब भी हम मोलर कंडक्टेंस की बात करते हैं तो हम आगे कोफिशिएंट लेकर चलते हैं। जैसे अगर आपको देखा हो तो यहाँ पर 2 क्लोरीन थे, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, 2 क्लोरीन जो है यहाँ पर लिख दिया है, तो 2 लैम्डा Cl नेगेटिव यहाँ पर मैंने लिख दिया है। लेकिन ये अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करती हूँ तो उसके अंदर हम कोफिशिएंट्स का यूज़ नहीं करते हैं, याद रखना इस बात को। सिमिलरली देखो Na2SO4 का कैसे लिखेंगे, कैसे टूटेगा, 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्या है हमारे पास कोफिशिएंट, तो हमारा क्या हो जाएगी, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 लैम्डा M नॉट Na पॉजिटिव का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, SO4 2 नेगेटिव का। तो इसका मतलब क्या हो गया
क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जैसे जैसे आप सोल्यूशन का आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया आपने, तो क्या है इंटर आयनिक इफेक्ट क्या हो गया, मतलब आयंस के बीच में जो इफेक्ट लग रहे थे, जो हमने अभी पीछे बात करी थी, किसके केस में, जो हमने डिबाइहक्कल थ्योरी करी थी उसके केस में, ठीक है। तो वहाँ पर जो आयंस के बीच में इफेक्ट लग रहे थे अलग अलग आयंस के बीच में, वो थे इंटर आयनिक इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। लेकिन जैसे ही आपने इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया, वो जो इंटर आयनिक इफेक्ट थे वो बिल्कुल डिसअपियर हो गए, ठीक है। और डिसअपियर होने की वजह से जो फोर्स लग रही थी, मतलब कैटायन अनायन के ऊपर जो फोर्स लगा रहा था, अनायन कैटायन के ऊपर जो फोर्स लगा रहा था, रिटार्डिंग फोर्स, वो क्या हो गई, बिल्कुल डिसअपियर हो गई, जिसकी वजह से दोनों का कंट्रीब्यूशन कंडक्टेंस में एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो गया। जिसकी वजह से जब हम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करते हैं, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हर एक आयन क्या करता है, टोटल कंडक्टेंस में अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं भाई, आयनिक कंडक्टेंस। कैटायन की है तो जो है आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन, ये क्या होगी, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ अनायन हो गई। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आते हैं भाई। कैसे आते हैं देखिए, आपको वो ना 2-3 वैल्यूज दे देगा लाइक दिस, देखो ऐसे भाई, NaCl की ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, इसकी ये है, इसकी ये है, ऐसे दे देगा। वो कहेगा RbCl की निकालो, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इन सबको जोड़ के पहले तो RbCl बनाना है। कैसे बनेगा देखो, RbCl किसके इक्वल होगा, लैम्डा m नॉट NaCl। देखो यहाँ पर कौन कौन से आयन है, एक तो NaCl है, एक Na है और एक RbI है। हमें बनाना है एक Rb और एक Cl। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पहले तो इस आयोडीन को हटाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या है, ये सोडियम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस Na को तो माइनस कर देंगे भाई, ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें Rb और Cl को तो ऐड करना है और NaI को माइनस करना है, बिल्कुल करना है। इस Na और I को हटाना है ताकि Rb और Cl आपस में क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। तो हम मोलर कंडक्टेंस को ऐड कर देंगे NaCl और RbI की, और माइनस कर देंगे किसकी मोलर कंडक्टेंस को, किसकी, NaI की। तो हमें NaCl की मोलर कंडक्टेंस दे रखी है, ठीक है, इसकी हमें दे रखी है और इसकी हमें दे रखी है। आप सॉल्व कीजिए, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी, तो ऐसे करके आप कोई भी न्यूमेरिकल जो है सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो पहली एप्लीकेशन है जो लैम्डा m नॉट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, हम क्या है इस केस में ग्राफिकली क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे, लैम्डा m ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी ऑब्टेन ग्राफिकली बाय एक्सट्रापोलेशन, बट दिस मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हम क्या है, हमें पता है जो हमने ग्राफ बनाया था, तो हमने क्या किया था, ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ आया था। तो हमने जैसे इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया तो हमने ग्राफ को एक्सट्रापोलेट कर दिया, और यहाँ पर ये जो हमारी वैल्यू आई वो किसकी आई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की आ गई थी। लेकिन ये मेथड हम सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप क्या है, लैम्डा वर्सेस √C का ग्राफ बनाकर इस एक्सट्रापोलेशन की वैल्यू जो है ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी क्या है, एक तरह से इसकी एप्लीकेशन में ही आ जाता है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने बात की थी पीछे, क्या होता है, लैम्डा MC डिवाइड बाय में लैम्डा m नॉट क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, ठीक है भाई, हो जाएगा। तो देखिए आप बुक से देखिए, ये देखिए सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है, ये भी आपको समझ आ गया होगा भाई। कोफिशिएंट आगे आ जाता है किस केस में, जब हम क्या लेकर चलते हैं, सिर्फ मोलर कंडक्टेंस। अगर यही वहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे देना तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के केस में आगे आपको कोफिशिएंट लेकर नहीं चलने हैं भाई, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है, हो जाएगा। तो ये थी हमारी, जबकि मैंने आपको बता दिया है ये क्या है, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। इनको हम क्या बोलते हैं, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी बोलते हैं, किसको, लैम्डा को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आयनिक मोबिलिटी क्या होती है। आयनिक मोबिलिटी की बस आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि आयनिक मोबिलिटी को हम डिनोट करते हैं म्यू से, जो किसके इक्वल होती है, स्पीड ऑफ आयन के डिवाइड बाय में पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम ऐसे साइज से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। स्पीड क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है भाई वोल्टेज पर सेंटीमीटर, क्या होता है भाई, वोल्टेज पर सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आयनिक मोबिलिटी क्या है की क्या है, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई, हो जाएगा। हाँ जी, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है किसके इक्वल, साई डिवाइड बाय में डी, डेल साई डिवाइड बाय में टी। ये क्या है, आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय में डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड के,
ठीक है। तो यहाँ पर जब आप पुट करोगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू वोल्टेज में लिखते हैं आप वोल्ट में, डिस्टेंस को हम लिखते हैं सेंटीमीटर में, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो गई, वोल्टेज पर सेंटीमीटर। ठीक है भाई। तो आयनिक मोबिलिटी क्या होता है भाई, स्पीड ऑफ आयन डिवाइड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, कितना हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है, डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो कितना पोटेंशियल अप्लाई किया है उसको हम वोल्टेज में लिखते हैं, डिस्टेंस हमारा सेंटीमीटर में होता है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगी, आयनिक मोबिलिटी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। ठीक है भाई। ऐसे ही आपको बस इसमें भी इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस और आयनिक मोबिलिटी के बीच में रिलेशन याद रखना है कि जो आयनिक मोबिलिटी होती है दैट इज म्यू, वो किसके इक्वल होती है, म्यू नोट। तो किसके इक्वल होती है भाई, लैम्डा नोट डिवाइड बाय में एफ। एफ क्या है यहाँ पर, फेराडे कांस्टेंट है। एफ क्या है यहाँ पर, फेराडे कांस्टेंट है। अगर आयन के केस में, कैटायन के केस में निकालोगे तो ये हो जाएगी पॉजिटिव, और अगर ये आप अनायन के केस में निकालोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, और दोनों का सम करोगे तो इन दोनों का सम करके आपके पास क्या आ जाएगी, आयनिक मोबिलिटी और क्या है, इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस के बीच में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। ये तो थी हमारी आयनिक मोबिलिटी। इस आयनिक मोबिलिटी का हमने क्या निकाल दिया, रिलेशन निकाल दिया किसके साथ, हमारे आयनिक कंडक्टेंस के साथ। बस इसका रिलेशन ही आपको क्या रखना है, याद रखना है, और कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत इसमें नहीं है। ठीक है भाई, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी ऑन मोलर आयनिक कंडक्टेंस, वोल्डन रूल। अच्छा, इसकी भी आपको डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या कि जो मोलर कंडक्टेंस होती है ना, चाहे वो कैटायन की है चाहे वो अनायन की है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, विस्कोसिटी के। इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्डन रूल बोलते हैं। क्या बोला मैंने कि क्या होता है कि जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके भाई, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट के। इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्डन रूल बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, देखो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो विस्कोसिटी डिक्रीज़ होगी, और अगर विस्कोसिटी डिक्रीज़ होगी तो हमारी ये क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। उल्टा अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो विस्कोसिटी इंक्रीज़ होती है, और अगर विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी तो यहाँ पर हमारी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद, उसमें हम यही तो बता रहे हैं कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, प्रेशर का, किसके ऊपर, मोलर आयनिक कंडक्टेंस के ऊपर। मोलर आयनिक कंडक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है विस्कोसिटी के। टेम्परेचर बढ़ेगा, विस्कोसिटी घटेगी, विस्कोसिटी घटेगी तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी। प्रेशर बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ेगी, और अगर विस्कोसिटी बढ़ी तो क्या है, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन, देखिए पहली एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो देखिए मैंने कहा था ना, क्या ऑसवर्ड लॉ जो हमने किया था अभी कि ए की वैल्यू निकालने के लिए वीक एसिड की, इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो देखिए यही था भाई, सी लैम्डा स्केयर डिवाइड बाय में 1 प्लस लैम्डा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, ये इंपॉर्टेंट है भाई एप्लीकेशन। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट या ऑफ स्प्रिंगली सोल्यूबल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी AB सोल्ट है दैट इज स्प्रिंगली सोल्यूबल, आपने इसको वाटर के अंदर डाला, एक इसमें टूट गया, AB पॉजिटिव B नेगेटिव। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लिया मैंने KS, यहाँ KC माना हुआ है, मैं मान लेती हूँ KS। तो KS मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, A पॉजिटिव B नेगेटिव डिवाइड बाय में AB सॉलिड। और आपको पता है कि सॉलिड के केस में जो कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा यूनिटी होती है, तो ये बाय वाली चीज़ मेरी क्या हो गई, यूनिटी। तो यहाँ पर ये जो KS बना है अब मेरे पास, वो मेरे पास मैं मान लेती हूँ KSP, और इस KSP को ही क्या बोलते हैं भाई, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, AB पॉजिटिव इंटू में B नेगेटिव के इक्वल आ गया। इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। इसका मतलब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, आयनिक प्रोडक्ट के क्या आ गया, इक्वल आ गया। अगर मान लो आपके पास कोई भी ऐसी जनरल रिएक्शन आ गई AX/BY, तो क्या होगा, AX/BY कैसे टूटेगा, पहले आयंस में ये XAY पॉजिटिव प्लस ये क्या हो जाएगा YBX नेगेटिव, यही होगा। हमने मान लिया इसकी जो सोल्यूबिलिटी थी तो वो S थी, तो इसकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी S, और आगे कोफिशिएंट X है तो XS। इसकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी S, और आगे कोफिशिएंट Y है तो क्या हो जाएगा YS। तो हमने मान लिया इसकी सोल्यूबिलिटी तो हमने मान ली SXS, और इसकी सोल्यूबिलिटी हमारे पास क्या आ गई YS। अगर इस पूरे की सोल्यूबिलिटी कितनी थी, S थी, बस निकाल दो। KSP क्या था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ आयन रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट, प्रोडक्ट क्या है XS YS, ठीक है। और रेज टू द पावर कितनी आएगी इनकी, ये पावर में भी चले जाएंगे, तो XX की S YS की Y हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, आप इजीली जो है वैल्यू, अब इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप किसी की भी क्या है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे CA3PO4 की इसने बोली हुई है, तो कैसे निकालोगे, ये देखो CA3PO4 2, यही है ना हमारा CA3PO4 की ट्वाइस, कैसे निकालोगे ये देखो, यहाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा, आप दिख रहा होगा।
तो पहले इसको ब्रेक करो, कैसे ब्रेक होगा, 3 कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 फॉस्फोरस 3 नेगेटिव, ठीक है, ऐसे ही ब्रेक होगा। हमने इसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी भाई 3s, इसकी क्या हो जाएगी 2s। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है KSP, क्या होता है भाई आयनिक प्रोडक्ट का आयन क्या है हमारे पास, ये आयन है हमारे पास, तो आयन्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर 3, ये हमारा क्या है आयनिक प्रोडक्ट है 3s रेज़ टू द पावर 3 इंटू में 2s रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, KSP की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हो जाएगा, हाँ जी, कोई दिक्कत यहाँ तक, अच्छा हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या क्या कर लिया, इंपॉर्टेंट है हमारा कोलोरस लॉ। कोलोरस लॉ के ऊपर मेनली न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। तो न्यूमेरिकल भी आपको क्या करने हैं, कोलोरस लॉ के करने हैं। जैसे अगर मैं आपको एक आधा न्यूमेरिकल जो है कल के जो है लेक्चर में करवा दूंगी, उसके बाद जो ये पोर्शन है हमारा खत्म होता है। बस यहाँ आपको इनके रिलेशन ही याद रखने हैं भाई, ठीक है, कि आयनिक मोबिलिटी और आयनिक जो है आयनिक कंडक्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है। आयनिक मोबिलिटी होती क्या है, स्पीड ऑफ आयन डिवाइड बाय में पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है। और उसके बाद आपको इनकी एप्लीकेशन याद रखनी है, किसकी, ये आप छोड़ सकते हैं टॉपिक, एप्लीकेशन याद रखनी है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर का क्या पड़ता है हमारा मोलर आयनिक कंडक्टेंस के ऊपर। भाई आयनिक कंडक्टेंस हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ठीक है भाई। अच्छा, ये जो वोल्डन रूल है ना, इसको हम सिर्फ लार्ज आयंस पर अप्लाई कर सकते हैं, स्मॉल आयन के ऊपर वोल्डन रूल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है भाई, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। स्मॉलर कैटायंस के केस में आप वोल्डन रूल को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर अदर फैक्टर भी क्या हो जाते हैं, काम करने लग जाते हैं, हो जाएगा, हाँ जी। तो ये एप्लीकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कनेक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस की, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक बच जाएगा हमारा pH बफर सॉल्यूशंस के बारे में। ओके, थैंक यू।